नमस्कार दोस्तों। आज के इस कमाल के सफर में हम भारत के भौतिक भूगोल की एक बहुत ही शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये सफर दुनिया के सबसे ऊंचे और विशाल हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होगा और हमें सीधे प्राचीन कठोर प्रायद्वीपीय पठार तक ले जाएगा। यकीन मानिए, ये महज नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये खुद धरती का रचा हुआ एक बेहद दिलचस्प इतिहास है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे शिवालिक श्रेणी से, उसके बाद नीचे उतरेंगे उत्तर के विशाल मैदानों की तरफ। फिर हम इन मैदानों के अलग अलग हिस्सों को समझेंगे, भूगोल की कुछ जरूरी शब्दावली को डिकोड करेंगे और अंत में पहुंचेंगे प्रायद्वीपीय भारत की प्राचीन जमीन पर। हमारी इस भौगोलिक यात्रा की शुरुआत बिल्कुल उत्तर से होती है, यानी हमारी पहली मंजिल है हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई पर्वत श्रृंखला, जिसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। अब जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो दिमाग में एकदम ठोस विशाल चट्टानें आती हैं, है ना? लेकिन शिवालिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिमालय के सबसे दक्षिण में बसा ये पहाड़ असल में कंकड़, पत्थर, गोलाश्म और ढीली मिट्टी से बना है। इसे आप एक तरह से मलबे का बहुत बड़ा ढेर समझ सकते हैं। इसका आकार कुछ कुछ एक भेड़ की पीठ जैसा यानी शीप बैक नुमा होता है। इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के बीच है और ये पाकिस्तान के पोठवार बेसिन से शुरू होकर सीधे सिक्किम की तीस्ता नदी तक फैले हुए हैं। एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। इस एक ही पर्वत श्रृंखला को अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू दून कहते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में ये कालका की पहाड़ियां बन जाती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो उत्तराखंड में दूधवा या धांग, नेपाल में चूरिया मूरिया, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियां और पश्चिम बंगाल में इसे दार्जिलिंग हिल्स कहा जाता है ना दिलचस्प? पहाड़ों के इस अस्थिर मलबे से नीचे उतरते ही हमारा स्वागत करते हैं उत्तर के समतल भूभाग। ये पूरा का पूरा मैदान असल में नदियों के द्वारा अपने साथ लाए गए अवसादों यानी सेडिमेंट से रंगा हुआ एक विशाल प्राकृतिक कैनवस है। आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया क्रोनोलॉजिकली कैसे काम करती है। एक नदी का सफर बड़ा ही फिल्मी होता है। सबसे पहले नदी शिवालिक पहाड़ों से नीचे उतरती है, फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। थोड़ा आगे चलकर वही नदी दलदली जमीन में फिर से प्रकट होती है। उसके बाद वो बहुत सारी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जमा करती है और अंत में समुद्र से मिलने से पहले डेल्टा बनाते हुए कई छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। और यह कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। उत्तर के इस विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल पूरे 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्लीस्टोसीन काल में हिमालय से आने वाली नदियों ने सदियों तक अपने साथ लाए गए इस मलबे को यहां जमा किया है। जरा सोचिए, इन अवसादों की गहराई जमीन के नीचे 1000 से 2000 मीटर तक है। क्योंकि नदियां अपने पूरे रास्ते में अपना रूप और बर्ताव बदलती रहती हैं, इसलिए इस विशाल मैदान को हम स्पष्ट रूप से अलग अलग भौगोलिक पट्टियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है भाबर। शिवालिक से उतरते ही नदियां अपने साथ लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को पहाड़ के तलहटी में बिछा देती हैं। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी इस पट्टी में पत्थरों के बीच इतनी जगह होती है कि नदियों का सारा पानी उनके नीचे चला जाता है। ऊपर से देखने पर सिर्फ सूखे पत्थर और धूल दिखती है और नदियां यहां पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं। भाबर का सूखापन जैसे ही खत्म होता है, शुरू होता है तराई का इलाका। जो पानी पत्थरों के नीचे छिप गया था, वो अचानक सतह पर वापस आ जाता है। 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा ये क्षेत्र दलदली, धुंध से भरा और अत्यधिक हरा भरा होता है। यानी तराई वो जगह है जहां विलुप्त नदियां फिर से दुनिया के सामने आती हैं। तराई से थोड़ा और आगे बढ़ें तो आती है नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी। इसके 2 हिस्से हैं, खादर और बांगर। खादर नदी के बिल्कुल पास वाली एकदम नई और बेहद उपजाऊ मिट्टी है। पंजाब में इसे बेट भी कहते हैं। वहीं बांगर नदी से दूर ऊंचे इलाकों की पुरानी मिट्टी है, जिसे धाया कहा जाता है। बांगर के इलाके में एक दिक्कत है, यहाँ नमी कम होती है तो सिंचाई ज्यादा करनी पड़ती है। ज्यादा सिंचाई से मिट्टी में सफेद खारापन आ जाता है, जिसे रेह या कलर कहते हैं। इसे ठीक करने के लिए किसानों को इसमें जिप्सम मिलाना पड़ता है। और अब आता है नदी के सफर का आखिरी पड़ाव। समुद्र में विलीन होने से ठीक पहले नदी थक जाती है और कई छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है। इसी जाल को हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा में जो इलाका हमेशा पानी में डूबा रहता है उसे बील कहते हैं, और जो मिट्टी द्वीपों की तरह पानी से ऊपर उठी रहती है उसे चार कहा जाता है। और हम सब जानते हैं,
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हमारा अपना सुंदरबन डेल्टा है। चलिए अब इस विषय पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए भूगोल की डिक्शनरी के कुछ बेहद जरूरी शब्दों पर एक रैपिड फायर नजर डालते हैं। पहला शब्द है दोआब। बहुत ही सिंपल है। दो का मतलब है नंबर 2 और आब का मतलब है पानी या नदी। यानी दो नदियों के बीच का जो बेहद उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। पंजाब का नाम भी तो इसी से पड़ा है। वहां बिस्त, बारी और रचना जैसे 5 नदियों के दोआब मौजूद हैं। दूसरा शब्द है चोस। तेज बहती नदियों, खासकर सतलज नदी के इलाके में भयंकर मिट्टी के कटाव की वजह से जमीन पर गहरी खाइयां या गड्ढे बन जाते हैं। धरती पर पड़े नदियों के इन गहरे निशानों को ही चोस कहा जाता है। अब कंकड़ और भूर के बीच का फर्क समझते हैं। कंकड़ असल में मिट्टी के अंदर रासायनिक रूप से बनने वाली अशुद्ध कैल्शियम की गांठें हैं और भूर वो रेत है जो हवा के झोंकों के साथ थार के मरुस्थल से उड़कर आती है और इन मैदानों में बिछ जाती है। हमारी अगली टर्म है गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। जब नदियां मैदानों में सांप की तरह बल खाती हुई बहती हैं तो कई बार नदी का एक घुमाव मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है। इससे एक यू आकार की झील बन जाती है। बिहार में बूढ़ी गंडक नदी से बनी कांवर झील इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। उत्तर भारत के इन युवा और लगातार रूप बदलने वाले मैदानों को पीछे छोड़कर अब हम बढ़ते हैं भारत की उस जमीन की तरफ जो सबसे पुरानी और सबसे स्थिर है, यानी प्रायद्वीपीय भारत। इस इलाके की सबसे खास बात पता है क्या है? ये उत्तर भारत से एकदम अलग है। ये एक त्रिभुज के आकार का बहुत ही ठोस और स्टेबल पठार है। ये करोड़ों साल पुराने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तर की ढीली मिट्टी और बदलते मैदानों के बिल्कुल उलट ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, जो कठोर चट्टानों से बना है। इस प्रायद्वीपीय पठार के बीचों बीच 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हैं। पहली है अरावली, जो दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है और अब केवल एक अवशिष्ट या घिसे पिटे रूप में बची है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। दूसरी है विंध्याचल, जो एक भ्रंश कगार यानी स्कार्प है, जहां बेहतरीन चूना पत्थर और हीरे पाए जाते हैं। और तीसरी है सतपुड़ा, जो एक ब्लॉक माउंटेन है और धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम फिर से नदियों की बात करें तो यहाँ की नदियां उत्तर की तरह विशाल समतल मैदानों पर नहीं बहतीं। अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी और उसके समानांतर बहने वाली ताप्ती नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के इन कठोर पहाड़ों के बीच बनी गहरी दरारों से होकर गुजरती हैं, जिसे हम रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। तो देखा आपने, हमारी धरती कितने विविध रूपों में ढली है। हिमालय के उन ढीले पत्थरों से लेकर उपजाऊ जलोढ़ मैदानों तक और दक्षिण की उन प्राचीन कठोर चट्टानों तक, जो करोड़ों साल से अपनी जगह पर अडिग खड़ी हैं। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जरा सोचिएगा। उत्तर के इन लगातार बदलते युवा मैदानों और दक्षिण के इस प्राचीन स्थिर पठार के बीच का ये भारी अंतर हमारे भविष्य, हमारी खेती और बस्ती